नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल के आधुनिक इतिहास में ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट आंदोलन तथा प्रजामंडल का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले हिमाचल गोरखा संबंध पढ़े कि किस तरह से गोरखा शासन रहा, तो उसके बाद हम आज ये दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिल स्टेट एंड ब्रिटिश, पहाड़ी रियासतों और अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से संबंध रहे, क्या क्या चीजें उस समय हुई। ठीक, तो 1815 में जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने पहाड़ी सरदारों को सहयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ठीक है, जो पहाड़ी सरदार थे उनको कई सारी उपाधियां दी गई, बहुत सारे खिल्लत दिए गए। ठीक है, अंग्रेजों ने नेपालियों के विरुद्ध सहयोग के बदले स्वतंत्रता का वादा किया था। ठीक है, जो जो अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी राज्य थे उनको दिया। ठीक है, 20 शिमला की पहाड़ी रियासतें ब्रिटिश अधीनता में आ गई उस समय। ठीक है, 20 जो शिमला की 20 रियासतें थी वो ब्रिटिश के अधीन आ गई। और जनरल ऑक्टरलॉनी ने, ठीक है, पलासिया में सबसे बड़ी सभी पहाड़ियों सरदारों को सामूहिक बैठक ऑर्गेनाइज करवाई थी। ठीक है, तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। ठीक है जी, और पहाड़ी सरदार, ठीक है, पहाड़ी सरदार सनदे और ब्रिटिश संबंध कैसे रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य गोरखा कब्जा से पूर्व सरदारों के अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण करना था। ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्र पहले से उनके पास थे और गोरखा आक्रमण के समय वो कहाँ कहाँ किस तरह से उसका डिवीजन हुआ, वो चर्चा हो रही थी। बिलासपुर, कोटखाई, भागल, बुशहर के प्रमुखों को 815 से 1819 के बीच सनदें प्रदान की गई। बिलासपुर के शासक को, कोटखाई के शासक को, भागल और बुशहर के जो शासक हुए उनको स्वतंत्र सनदें दे दी गई, उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। ठीक है, कुमारसेन, बलसेन, ठीक है, थरोच, कुठाड़ और मंगल, ये सोलन की इंपॉर्टेंट मंगल रियासत सोलन की है। ठीक है, और धामी को अलग अलग संदेह देकर स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो इनको भी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। ठीक है जी, ये किसके बाद की हो रही है, जब गोरखा युद्ध समाप्त हो गए उसके बाद की बात हो रही है। खनेटी, ये भी शिमला के अधीन ही आता है। देलथ, ठीक है, देलथ नाम है इसका। ठीक है, देलथ बुशहर को दिए गए। ठीक है, खनेटी ये पहले रोहडू क्षेत्र में आया करती थी। ठीक है, देलथ भी रोहडू क्षेत्र में आया करती है, बुशहर को दिए गए। और कोट घूंड ठियोग, ठीक है, घूंड ये कोटखाई के पास थी, और ठियोग ये भी कोटखाई क्षेत्र से नजदीक है। मधान, रतेश, ये सारे, ठीक है, शिमला रियासतों के 18 ठकुराइयों में से इंपॉर्टेंट रियासतें थी। ठीक है, और ये सारी किसको सौंप दी गई, क्योंथल को सौंप दी गई। क्योंथल आज का शिमला जो शहर है, क्योंथल रियासत के नाम से ही जाना जाता था। तो ये खनेटी, देलथ और कोट घून ठियोग मदान रतेश ये किसको, शिमला यानी कि क्योंथल रियासत को दे दी गई। सनद के अंतर्गत सरदारों को सुरक्षा के बदले कुछ शर्तों का पालन भी करना था। ठीक है, कुछ कंडीशंस भी रखी गई। पहाड़ी सरदारों को ब्रिटिश व्यापारियों को मुक्त आवागन देना होता था। ठीक है, फ्री आवाजाई, ठीक है, या फुल पैसेज टू द देयर लैंड की, जो भी वहां से ट्रेड होगा, ठीक है, अंग्रेज उसके ऊपर फ्री रहेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है, उन्हें बेगार देना और सड़कों के निर्माण में सहायता करनी होती थी। ठीक है, बेगार यानी कि ब्रिटिश सरकार को बिना किसी दिहाड़ी के काम देना होगा, और सड़कों के निर्माण में भी, ठीक है, जो रोड कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उसमें भी राजा लोग सहयोग करेंगे उनको। बेगार होता है काम कराओ लेकिन पैसा ना दो। ठीक है, तो ये सिस्टम भी हिमाचल प्रदेश में बहुत चलता था। वे ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन हो गए और नजराना देना पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब जितने भी रियासतें थी, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता से वो स्वतंत्र हुई हैं गोरखों से, तो अब उनको पैसा देना भी शुरू करना, जिसको नजराना कहा जाता था, ये भी शुरू हो गया उस समय। यदि कोई उत्तराधिकारी शर्तों को पूरा नहीं करता तो ब्रिटिश उसे हटा सकते थे। ठीक है, ब्रिटिश के पास ये भी पावर आ गई कि अगर कोई राजा अंग्रेजों की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो जो ब्रिटिश है वो उसे हटा भी सकते हैं, नया राजा अपॉइंट कर सकते हैं।
किसी राज्य को मान्यता देना ब्रिटिश की एक अनिवार्य शर्त थी, ठीक है। किसी भी राज्य को मान्यता दें या उनकी मान्यता को खत्म करें, ये भी ब्रिटिश ही डिसाइड करते थे। सरदारों को जल कल्याण, भूमि सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया, ठीक है। जो सरदार हैं, जो राजा लोग हैं पहाड़ी रियासतों के, उनको बोला गया कि तुम जन कल्याण के कार्य करो, भूमि सुधार का कार्य करो, सार्वजनिक सुरक्षा करना तुम्हारा कार्य होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और विवादों की स्थिति में ब्रिटिश अदालतों को मध्यस्थता को स्वीकार करना होता था, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो आपको ब्रिटिश जुडिशरी के पास ही जाना होगा, वही आपके ऊपर जो भी लॉज हैं वही बनाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश ने वैध शासकों को भूमि लौटाई और सनद की शर्त लागू करी, ठीक है। सनद की शर्त लागू करी, जो कंडीशन है कि हम आपको स्वतंत्र सनद दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस, ठीक है, सनद दे रहे हैं, और बदले में कुछ कंडीशंस भी आपके ऊपर जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो सारी शुरू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश वादों से विचलन, ठीक है। कुप्रशासन, दमन आदि कारणों से ब्रिटिश अपने वादों से हट गए, ठीक है। ब्रिटिशों ने बहुत सारे अपने वादे निभाए, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशन थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने, ठीक है, नहीं निभाई, और उन्होंने क्या कर दिया, 1815 से 1845 तक भूमियों पर कब्जा करना, ठीक है, शरण देना और उत्तराधिकारी विवाद जैसे मुद्दे प्रमुख रहे इस काल में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, ठीक है। बड़ी बड़ी अच्छी कहानियां हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और कुछ सरदार सिख खतरे के कारण ब्रिटिश क्षेत्रों में भाग गए, ठीक है। और राजा बीर सिंह ने नूरपुर छोड़ा, सुबाथू में ब्रिटिश क्षेत्र में शरण ली, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सिख खतरा हुआ, सिख सरदारों ने जब आक्रमण हिमाचल प्रदेश के ऊपर किए, तो लोग हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, यानी कि हिम अपने राज्यों को छोड़कर ब्रिटिश शरण में चले गए। महाराजा रणजीत सिंह ने चरहट सिंह को निष्कासित कर दिया, जिसने ब्रिटिश क्षेत्र में शरण मांगी। चरहट सिंह ये चंबा का प्रसिद्ध राजा था। महाराजा रणजीत सिंह ने इसको इसकी गद्दी से हटा दिया और इसने ब्रिटिशर से शरण मांगी, ठीक है। बलबीर सेन ऑफ मंडी, ठीक है, रोट टू ब्रिटिश अगेंस्ट अ सुबाथू अबाउट रणजीत सिंह थ्रेट, ठीक है। मंडी के जो बलबीर सेन थे, सुबाथू के ब्रिटिश एजेंट को रणजीत सिंह के खतरे के बारे में चिट्ठी लिखते हैं कि हमें रणजीत सिंह का खतरा है, हमें बचा लीजिए। अंग्रेजों और सिखों दोनों एक दूसरे के शक्ति का भय था, इसलिए सीधे संघर्ष से बचते रहे, क्योंकि अंग्रेज भी सिख भी उस समय काफी पावरफुल थे, एक दूसरे से वो, ठीक है, संघर्ष से बचते रहे, ठीक है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप ट्रिटियाज भी करी थी। 1831 में एक ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ साइन करी थी, ठीक है। और 1820 के बाद अंग्रेजों की रणजीत सिंह के प्रति नीति सतर्कतापूर्ण रही, यानी कि अब अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर सॉरी रणजीत सिंह के विरुद्ध कैसे रहे, सतर्क रहे। एक ट्रिटी 1819 में देखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना चाहिए आप लोगों को। 1809 में एक अमृतसर की संधि हुई। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। यह संधि रणजीत सिंह और ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हस्ताक्षरित की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि 1800 रणजीत सिंह की संधि जो अमृतसर की संधि थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन व्यक्ति था जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, संधि के मुख्य अनुच्छेद क्या थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या थे, इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में लिखा था ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य के बीच स्थायी मित्रता होगी, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, यानी कि लाहौर किसकी राजधानी थी, महाराजा रणजीत सिंह की, तो इनके बीच मित्रता होगी। नंबर 2, राजा सतलुज नदी से के पूर्व आवश्यकता से अधिक सैनिक नहीं तैनात कर पाएगा, ठीक है। यानी कि जो सतलुज नदी का पूर्व वाला भाग है, ठीक है, वो किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा। वहां पर अमृतसर की ट्रीटी के तहत, ठीक है, वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में रणजीत सिंह का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, सतलुज नदी के पूर्व वाले क्षेत्र में, ठीक है जी। और अनुच्छेद नंबर 3 कहता है किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन सदी का अमान्य कर देगा, ठीक है। अगर कोई भी अनुच्छेद, किसी भी आर्टिकल का कोई भी अगर उल्लंघन होता है तो जो संधि होगी वो अमान्य होगी, वो ट्रिटी कैंसिल मानी जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 4 कहता है ट्रिटी वाज साइंड अमृतसर ऑन 25
ठीक है। और अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि संधि 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है, हस्ताक्षरित हुई थी। ये भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इस संधि के। 1839 में, ठीक है, रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख थोड़े से, ठीक है, सहज हो गए, और फिर हुए एंग्लो सिख वॉर। अंग्रेजों और सिखों के बीच में बहुत से युद्ध हुए, ठीक है, जिसमें पहला 1845 से 1846 के बीच में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, ठीक है। 1839 रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य अस्थिर हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सिखों ने मुंडकी, फिरोजपुर, ठीक है, अलीवाल, ठीक है जी, और ये जो क्षेत्र हैं, जनवरी 1840 सोमराव, ठीक है, और 1846 में युद्ध लड़े थे, ठीक है, बहुत से युद्ध हुए, ठीक है जी। मुंडकी का युद्ध इसको कहा जाता है, फिरोजपुर का युद्ध इसको कहा जाता है, अलीवाल का युद्ध इसको कहा जाता है, सोमराव का युद्ध इसको कहा जाता है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि ये एक सिखिज्म का टॉपिक है, वहां पर भारत के इतिहास में इसको जरूर पढ़ना होता है, ठीक है। बैटल ऑफ अलीवाल, ठीक है, अलीवाल का युद्ध, ठीक है, 28 जनवरी 1840 को युद्ध हुआ था। ब्रिटिश के नेतृत्व में सर हैरी स्मिथ थे, और सिखों की तरफ से रणजोत सिंह मजीठिया ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। यह पहले एंग्लो सिख युद्ध का निर्णायक मोड़ था, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज सिखों की हार हो गई थी। दूसरा है सोबराव का युद्ध, ठीक है, ये भी सिखों के बीच में हुआ है, ठीक है। 10 फरवरी 1840 को ये युद्ध हुआ, ठीक है, और जिसमें सिखों की पूर्ण हार हो गई थी, और पहले एंग्लो सिख युद्ध का निर्णायक लड़ाई माना जाता है सोबराव का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बाद सिख हार गए थे, और इस युद्ध के बाद एक संधि हो गई जिसको लाहौर की संधि कहा जाता है 1846 में। 1840 में 9 मार्च को लाहौर की संधि साइन हुई थी, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच में, ठीक है। संधि के तहत सतलुज के दक्षिण और जालंधर दोआब के सभी क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंप दिए जाएंगे, यानी कि जो सतलुज नदी निकल रही है उसके साउदर्न पार्ट वो अंग्रेजों के पास रहेंगे, और जालंधर दोआब, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों के पास रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्टोरिंग लैंड टू हिल चीफ ब्रिटिश केप्ट इट और गेव इट टू महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी सरदारों को भूमि वापस देने की वजह, ठीक है, ब्रिटिशों ने इसे गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था या स्वयं रखा था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फिरोज शाह का युद्ध और लाहौर में प्रवेश, एक और युद्ध होता है, ठीक है। फिरोज शाह का युद्ध ये 20 फरवरी 1840 को लड़ा गया, ठीक है, ब्रिटिश सेना और सिखों के बीच, और लाहौर में प्रवेश हो गया, ठीक है। और लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1840 को हुई थी, पहले एंग्लो सिख युद्ध का अंत कर दिया था, ठीक है। पहला एंग्लो सिख वॉर किसके बीच में, ठीक है, लाहौर की संधि पर समाप्त हुआ था। ब्रिटिश एक्सपेंशन पोस्ट पास्ट एंग्लो सिख वॉर, पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश विस्तार। 1846 में कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवा, दत्तारपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसे पहाड़ी रियासतें सीधे ब्रिटिश नियंत्रण कंट्रोल में आ गई थी, जो इनिशियली कांगड़ा वाले, सॉरी, सिखों वाले क्षेत्र थे। 1846 में ये नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछता है कि कांगड़ा कब ब्रिटिशों के अधीन हुआ था, नूरपुर कब अंग्रेजों के अधीन हुआ था, गुलेर, जसवा, दत्तारपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति किस ईयर को, ठीक है, पहले सिख वॉर के बाद अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इससे कांगड़ा के सरदारों को निराशा हुई और उन्होंने अगली सिख लड़ाई में सिख का समर्थन किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मिलता है कि इससे कांगड़ा के सरदारों को निराशा मिली और उन्होंने अगली सिख लड़ाई में, ठीक है, सिखों का समर्थन कर दिया था। विद्रोह असफल रहा, दोषी सरदारों को दंडित किया गया, ठीक है। 1846 से 1857 तक का काल हिमाचल की पहाड़ियों में ब्रिटिश विस्तार का था, ठीक है। यानी कि इस समय ही भारत पर, हिमाचल प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिपत्य होने वाला था, ठीक है। सेकंड जो युद्ध होता है उसके बारे में मेंशन नहीं है। 1848 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था, एंग्लो सिख युद्ध 1848, और उसके बाद महाराजा दलीप सिंह को, ठीक है, नजराना देकर, ठीक है, लंदन भेज दिया था, और पंजाब पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था 1848 में ही।
1857 का विद्रोह, यहां से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे, शिमला में 18 मिनट तक फंसे रहे थे 1857 के विद्रोह के समय। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और 1857 के बाद 1857 से 29 के बीच नई संधि जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद जब 1857 में क्रांति हुई, बहुत से लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश की सारी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उन्हें फिर से नई संधि या नई स्वतंत्रता के रूप में जारी की गई थी। संधियों का मतलब है शर्तें। इनमें भूमि हड़पना, उपाधियां, अनुदान, खिल्लत और सम्मेलन शामिल थे। ठीक है, ये सारी चीजें शामिल थी। अंग्रेजों ने भूमि हड़पी लोगों की, राजाओं को उपाधियां दी, अनुदान दिए, खिल्लत यानी कि एक प्रकार का रिकॉग्नाइजेशन दिया, सम्मेलन शामिल हुए इसमें। ठीक है, हिंडूर, बिलासपुर, भागल, ठीक है, भागल है, सिरमौर, बुशहर जैसी रियासतें वैध शासकों के वापस दे दी गई। अब यहाँ पर लीगल हियर या लीगल रूलर स्थापित हुए, लेकिन सैन्य ठिकानों को ब्रिटिश ने अपने पास रखा। जो भी आर्मी हेडक्वार्टर्स थे या आर्मी एरियाज थे वो अपने पास रखे गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो 1857 ठीक है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने राजाओं का समर्थन पाने के लिए प्रिंसेस चैम्बर या नरेंद्र मंडल का एक गठन किया था। ठीक है, एक कमीशन बनाया, एक मंडल बनाया जिसको प्रिंसेस चैम्बर या नरेंद्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, 8 फरवरी 1921 को गठित मंडल की अध्यक्षता और चांसलर वाइसरॉय होता था। ठीक है, ये 1921 में बना था ये मंडल, और इसका अध्यक्ष चांसलर या वाइसरॉय होता था। ठीक है, जो इंडिया के वाइसरॉय हैं वो हुआ करते थे। इसके सदस्य रजवाड़ों के शासकों द्वारा चुने जाते थे। इसके मेंबर जो होते थे वो राजा लोग चुनते थे, और प्रारंभ में इसमें 108 स्थायी सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य थे। नरेंद्र मंडल में 108 मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे राजाओं के द्वारा, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें हुआ करते थे। 11 तोपों की सलामी वाली रियासतें जैसे चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर इसमें शामिल थी। ठीक है, जो जहां के राजा बोलते थे कि हमको 11 तोपों की सलामी चाहिए। ठीक है, हमारा राजस्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हम राजा हैं, हमेशा राजा रहेंगे, चाहे हम कैसे भी रहें, हमको हमेशा 11 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। इसमें कौन कौन से राज्य हुए, इसमें देखने को मिलता है चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर राज्य। ठीक है, शिमला की पहाड़ी रियासतों का प्रतिनिधित्व उनके राजाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और जुब्बल के राजा ठीक है भगत चंद को 1921 और 1933 में चुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मंडल के ये सदस्य रहे थे। ठीक है, भागल के राजा दुर्गा सिंह ने 1924 से लेकर 1933 तक प्रतिनिधित्व किया था, और ब्रिटिश के प्रति वफादार पहाड़ी सरदारों को इनाम भी दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। हमारा जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था हिमाचल प्रदेश का वो कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट में रहा। इनिशियली हमने गोरखा वॉर पढ़े, ठीक है, और आज हमने अंग्रेज तथा ठीक है हिमाचल प्रदेश के बीच किस प्रकार के रिलेशन क्रिएट हुए उसकी चर्चा करी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर होगा, इंपॉर्टेंट आंदोलन जो समय समय पर हुए, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल का इतिहास। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।